से सबसे पहले आप देखेंगे इस हार्मोन सेक्शन को, जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हेडिंग है, और जैसे आपको पता है कि एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। बहुत ही सिंपल वर्ड है, केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के थ्रू, कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल्स, कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल्स, तो उसे हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारे एसटीबी बुक के अंदर ऐसा चार्ट भी दिया गया है जिसमें डिस्टिंग्विश और डिफरेंस भी बताया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्टर है, रेस्पॉन्स इसका शॉर्ट लिव्ड होता है। ये कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन के जरिए होती है। तो आपने जैसे ये पढ़े हैं तो इसकी चेंजेस जो है परमानेंट नहीं होती है। इसके मुकाबले में जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन है थ्रू, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल्स होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशन हार्मोन्स के जरिए होते हैं। हार्मोन्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इवन इरिवर्सिबल होते हैं। तो इस तरह से जो आपने थोड़े से टेबुलेटेड चार्ट के अंदर थोड़ा बहुत चैप्टर 3 एसटीबी के अंदर पढ़ा होगा, मौजूद भी है थोड़ा सा। अगेन आप देख लें कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको जैसे थोड़ी सी एक आइडिया हो जाएगी केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर जैसे मौजूद है, जैसे हर एक सेल या ऑर्गन उस तक जो है न्यूरॉन या नर्व्स, इनकी अप्रोच नहीं होती है। तो वहां पे किस तरह की कोऑर्डिनेशन होगी, वहां भी यकीनन एक अनदर कोऑर्डिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। उससे मिलेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन खास तौर पे जैसे हम हार्मोन सेक्शन को देखेंगे, बट न्यूरोट्रांसमीटर भी एक तरह से केमिकल है, एंजाइम भी एक तरह से केमिकल है, हार्मोन भी केमिकल है। केमिकल्स के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होती है तो उसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए कौन से जैसे हमारी बॉडीली फंक्शंस हैं, जैसे ग्रोथ भी रेगुलेट होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, इसी तरह से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये सब इन केमिकल्स के जरिए होते हैं, जिससे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिससे हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो जैसे थोड़ी सी एसटीबी में थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कशन है कि सेलुलर फंक्शंस नीडेड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। जाहिर है हर जो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके फंक्शंस हैं वहीं, जैसे कोई भी सिस्टम है तो उसके फंक्शन तो सेल लेवल से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि सेल के अंदर कोई रेगुलेशन ना हो, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म ना हो, कोई उसकी सीक्रेशन है जैसे प्रोड्यूस होते रहे, इनहिबिट ना हो, इस तरह से तो नहीं होगा। टाइमली जितनी सीक्रेशन प्रोड्यूस होनी होती है वो होती है, कब होनी होती है वो भी जैसे एक उनकी रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कंट्रोल एक उनका होना चाहिए। तो इसी तरह से नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स। हमारे यहाँ बॉडी के अंदर जो नर्व फाइबर हर सेल तक उनकी अप्रोच नहीं होती है, तो फिर क्या होगा, बॉडी स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो देन ऐसे सेल्स जहाँ पे नर्व फाइबर की अप्रोच नहीं होती है, वहां पे नर्व फाइबर इनर्वेट नहीं करते हैं, तो फिर एक अनदर कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। उस कोऑर्डिनेशन को हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। Endocrine system serve as the role of coordination of most of the body. Hormonal system is needed to control the different metabolic functions of the body, such as the rate of chemical reaction, transport of substances through the cell membrane, growth है, और secretion of another ग्लेड्स वगैरह सबकी इस कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर आप देखें डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ को आप देखें, ग्लूकोज लेवल की जो मेंटेनेंस है, सोडियम लेवल की है, तो आप देखें सबके अंदर जैसे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3, तो हार्मोन्स की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज की जैसे एक नॉर्मल रेंज होती है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे कम लेवल है या ज्यादा लेवल है, ये रेगुलेट कौन करता है, यकीनन जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज, उसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन होते हैं जो ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से सोडियम की जैसे सोडियम अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे ज्यादा होता है, तो आपको पता है चैप्टर 1 एसटीबी
बाकी बुक्स में आपने पढ़ा होगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, जितनी भी जैसे सोडियम की जैसे मोर कंसंट्रेशन होगी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। ठीक है, तो ये अब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो रिलेटेड किससे, सोडियम से। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन किससे रिलेटेड, यकीनन हार्मोन से, अल्डोस्टेरोन हार्मोन आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से आप देखें कैल्शियम, कैल्शियम की नॉर्मल जैसे एक रेंज होती है, उससे अगर एक्सेस में है कैल्शियम ब्लड में एक्सेस लेवल है, एक्सेस कहाँ जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी बोन्स में या यूरिन में जो है डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर लेवल कम है कैल्शियम की तो क्या होगा, कैल्शियम की लेवल ब्लड के अंदर कम है तो यही कैल्शियम जो बोन्स में जो डिपॉजिट हो गई वो निकल के कहाँ आएगी, वो वापस ब्लड में आएगी। कौन कराएगी, ये भी हार्मोन कराते हैं। कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। सिंपल वर्ड्स में हम नोट करें, इसी तरह से गोनेड्स की फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, ये सब हार्मोन्स रेगुलेटेड हैं। अगर हार्मोन्स रेगुलेटेड ऐसे फंक्शन प्रॉपरली नहीं होंगे तो बॉडी में आप जैसे देखें कोई भी ऐसा मेन एक्टिविटी है वो जैसे उसमें बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, एक एरर और डिसऑर्डर का सबब बनता है। हार्मोन अगर कोई कम रिलीज हो तब भी डिसऑर्डर है, हार्मोन एक लेवल से ज्यादा भी रिलीज होगा तब भी डिसऑर्डर होते हैं। तो इसी तरह से ये इस तरह की कोऑर्डिनेशन जो होती है हम उसे कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम उनकी सीक्रेशन जो होती है उन्हें हम कहेंगे हार्मोन्स, हार्मोन्स के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होगी उसे हम कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे दो लफ्ज हैं, एक होता है टर्म एक्सोक्राइन और दूसरा टर्म होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहेंगे डक्ट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड। डक्ट की मीनिंग होती है जैसे एक कोई ट्यूब हो, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि लिवर, लिवर की सीक्रेशन जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, लिवर की सीक्रेशन जो होती है उससे हम कहते हैं बाइल जूस। देन बाइल डक्ट के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए आगे, हालांकि और भी जैसे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन रहा है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उसकी सीक्रेशन दाखिल होती है। तो इस तरह की जो सीक्रेशन जो एक डक्ट के जरिए आए तो उससे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड। पैंक्रियाज की जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं पैंक्रिएटिक डक्ट के जरिए, पैंक्रिएटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते हैं, ये भी एक एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे डक्ट लेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट लेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट लेस ग्लैंड्स, इन्हें हम कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड क्योंकि उनके अंदर कोई भी डक्ट ट्यूब सीक्रेशन को कैरी करने के लिए नहीं होता है। इनकी सीक्रेशन को हम कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन को हम कहेंगे हार्मोन कहेंगे, सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहेंगे हार्मोन। और हार्मोन को जनरली कहते हैं केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स आर जनरली कॉल्ड केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर है कि यानी कोई एक इंफॉर्मेशन या मैसेज देना इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे तो यकीनन जो है बॉडी की जैसे ग्रोथ होती है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे रिलीज होंगे। एफएसएच कहाँ से रिलीज होगा, यासिन साहब आप स्टूडेंट ये बता रहे हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम वेयर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज जी। कोई कॉमन है, कोई ज्यादा जो हाइपोथैलेमस से ही नहीं है। एंटी ओवरी नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच, हाँ जी एंटीरियर लोब। तो जब देखिए ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन, ब्रेन के अंदर एफएसएच रिलीज हुआ, एफएसएच रिलीज हुआ आगे उसकी क्या काम है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से जैसे एलएच रिलीज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे फीमेल्स के हवाले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ओव्यूलेशन का अमल होता है, यानी हार्मोन रिलीज हुआ आगे रेस्पॉन्स दूसरा को। ये इन इस इन रीजंस की वजह से हम इसे कहते हैं ये केमिकल मैसेंजर। जैसे आगे हम केमिकल नेचर भी पढ़ेंगे, जब केमिकल मैसेंजर कहते हैं तो यकीनन कि कोई ना कोई केमिकल नेचर होती है, केमिकली इसकी कंपोजिशन होगी। तो केमिकल जो कंपोजिशन होती है उसमें हम देखेंगे, आज तो इतना थोड़ा टाइम नहीं है, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं,
एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, अमाइन हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स है ना। केमिकल मैसेंजर को केमिकल नेचर भी क्या होगी, केमिकल नेचर के हवाले से ब्रोडर कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड अगेन इज अ टाइप ऑफ लिपिड, आपको पता है। स्टीरॉयड हार्मोन का एक्शन किस तरह से होगा वो भी आप देखेंगे। इसी तरह से दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो होती है जैसे प्रोटीनियस इन नेचर है, पेप्टाइड इन नेचर, अमाइन इन नेचर, ये हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से आगे उनका एक्शन भी होगा, मोड ऑफ एक्शन वो भी हम पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में अभी हमने जैसे डेफिनेशन नोट की है, सिंपल डेफिनेशन नोट की है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, उनकी सिक्रीशन जैसे हम हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर कहते हैं। हार्मोन जैसे एक पार्ट से रिलीज होते हैं उनका जो उसे हम कहेंगे साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। जहाँ जिस पार्ट से रिलीज होते हैं उस पार्ट को हम कहेंगे साइट ऑफ प्रोडक्शन। और जाके दूसरी जगह पे उनका जो टारगेट होता है, टारगेट जो होता है टारगेट सेल होगा या जो हर एक हार्मोन का एक खास स्पेसिफिक टारगेट होगा। टारगेट को हम कहते हैं साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन। साइट की मीनिंग होती है प्लेस है, यानी प्लेस ऑफ एक्शन जो होगी वो करीब नहीं है, बहुत ही दूर होगी। एक साइट ऑफ प्रोडक्शन जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है बट उसका इफेक्ट जैसे गोनेड्स पे हो रहा है, तो यानी तो है ना ज्यादा, एक साइट ऑफ प्रोडक्शन है दूसरे साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन। इसी तरह से अगर आप देखें कई और हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनकी एक साइट ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरी जो है साइट ऑफ एक्शन होती है जो दूर होती है। अब ये किसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट किसके जरिए हो, डक्ट तो है ही नहीं, डक्ट लेस ग्लैंड है, तो फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए होगी, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं और जाके सिर्फ और सिर्फ टारगेट आर्गन जो होगा, टारगेट सेल होगा उसको लाइक इफेक्ट करेंगे, बाकी बॉडी में किसी भी लाइक सेल को कोई भी इफेक्ट उनपे नहीं होगा। हमारी बॉडी के अंदर वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनकी सीक्रेशंस भी जैसे रिलीज होती रहती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी दाखिल होती है। बट सवाए टारगेट सेल के, सवाए टारगेट आर्गन के हार्मोन किसी दूसरे सेल को कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स का जो रोल होता है स्पेसिफिक इन नेचर है। ये मखसूस किस्म की जस्ट जो उनके टारगेट्स होंगे उन्हीं सेल को, उन्हीं पार्ट्स को जैसे मुतासर करेंगे या अपना एक्शन दिखाएंगे, अपना रोल या फंक्शन दिखाएंगे, उसकी मेटाबॉलिज्म जो होगी उस पर जो इफेक्ट करेंगे। बाकी जैसे अगर रिलीज तो भले ब्लड स्ट्रीम में हो बट बाकी बॉडी के किसी भी आर्गन को कोई भी उसका इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक जैसे टारगेट होगा, यकीनन उसमें उस हार्मोन को रिसीव करने के रिसेप्टर्स का होना जरूरी है, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन भी हम आते हैं कि हार्मोन्स किस तरह से ये वर्क करते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स के काम करने का तरीका ये होता है कि जैसे एक हार्मोन सिक्रीटिंग सेल होते हैं, जैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन सिक्रीटिंग सेल है और इसने हार्मोन प्रोड्यूस किया। हार्मोन प्रोड्यूस करने के बाद ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ, ये ब्लड वेसल है, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ। ब्लड स्ट्रीम में ये दाखिल होने के बाद जैसे जा रहे ब्लड वेसल में जा रहे हैं और जाके किसी अपने टारगेट स्पेसिफिक टारगेट सेल को जाके एक्शन उस पर दिखाएंगे, उसको मुतासर करेंगे, बाकी किसी भी पार्ट को कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल पे इस हार्मोन का इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होता है, जैसे देखिए इस सेल पे एक खास किस्म के रिसेप्टर है, ये हार्मोन जब आप देख रहे हैं कि जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो देन इस पे एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। इसका कंपेयर जैसे किया गया है एक जैसे रॉन्ग रिसेप्टर, नॉट अ टारगेट सेल। जिसे आप देखें ये हार्मोन है तो ये हार्मोन है, ये इसमें रिसेप्टर है तो इसके साथ तो ये बाइंड नहीं होंगे। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होंगे तो इस सेल पे इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। और ये सेल है इसमें ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिन पे ये हार्मोन बाइंड होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेल को मुतासर कर सकता है। इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर जो इसका इफेक्ट होगा, इसकी मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट होगा, इस सेल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि लाइक हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक साइट ऑफ, जैसे ये सेल होगा, ये साइट ऑफ एक्शन ग्लैंड्स हैं,
तो ये यहाँ इसकी है साइट ऑफ प्रोडक्शन है, इस हार्मोन की प्रोड्यूस जो जिस सेल से हुआ है तो उसे मिलेंगे साइट ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा हार्मोन जाहिर है जिसपे लाइक सेल पे जाके इफेक्ट करता है, जैसे ये हार्मोन है जाके बाइंड हुआ रिसेप्टर पे, तो इसे मिलेंगे साइट ऑफ एक्शन कहेंगे। साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन तक ये हार्मोन किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं? ये हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होंगे ब्लड स्ट्रीम के जरिए, ब्लड वेस डायरेक्टली इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि इस हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल और ब्लड के दरमियान में जैसे कोई डक्ट नहीं है, कोई जैसे या इस टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई वेसल नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था जैसे लिवर में बाइल डक्ट मौजूद है, जा रहा है डायरेक्टली जैसे आगे जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन तक डक्ट मौजूद है, बट यहाँ भी कोई भी जैसे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल और जो ये इसका जो टारगेट होगा इसके दरमियान कोई भी डक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि देन स्पेसिफिक सेल को कैसे इफेक्ट करते हैं? यकीनन स्पेसिफिक सेल को इस तरह से इफेक्ट करते हैं जब रिसेप्टर्स होते हैं उन सेल्स पे उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए, तो ही उस सेल पे उसका एक्शन होगा, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं है। जैसे ये सेल है इस पे इस हार्मोन को रिसीव करने की रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो ये इसका टारगेट नहीं है, नॉट अ टारगेट सेल, ये रॉन्ग रिसेप्टर्स हैं, बाइंड नहीं करेंगे, बाइंड नहीं करेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा। इसी तरह से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि जैसे ग्लैंड है, तो पाइनियल ग्लैंड है, हार्मोन का नेम है मेलाटोनिन, इसके टारगेट बहुत ज्यादा है और फंक्शन क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक। तो हम ऐसे सवालों को इस तरह से भी, जैसे फंक्शन को फिलहाल आप छोड़ दें, जैसे अभी दो चीजें आप जहन में रखें कि हार्मोन कौन सा है और उसका टारगेट आर्गन क्या है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एफएसएच एलएच भी प्रोड्यूस करेंगे, टारगेट क्या होता है इनका? जैसे ओवरी में पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, किडनीज इनकी टारगेट है, ग्रोथ हार्मोन इनके मेनी बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑक्सीटोसिन यूटेरस पे, प्रोलैक्टिन और प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स पे जिनका जो लाइक फंक्शन, और थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आगे जो है थोड़ा सा लिवर, ये हमारे किसी बुक की पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि एक हर एक हार्मोन होता है उसका एक टारगेट आर्गन होता है, हर एक हार्मोन होता है उसका एक टारगेट आर्गन होता है। जैसे यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन में देखा हर हार्मोन का एक टारगेट होगा, उस पे एक्शन होगा, उसके अलावा बाकी किसी भी पार्ट पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। आगे जैसे हम कल की हेडिंग में पढ़ेंगे हार्मोन एक्शन, तो उसमें स्टीरॉयड हार्मोन या जो इनकी जो नेचर होगी तो हम उसको कल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। तो सी बात।